आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में काबा, इसकी चर्चा जो है सोशल मीडिया से लेकर के उत्तर प्रदेश की टपली पर जाएँ, चाय की टपली पर, चाहे किसी भी नुक्कड़ चौराहे पर जाएँ, हर किसी का एक ही सवाल है कि 10 मार्च को क्या होने वाला है? और 10 मार्च के उत्साह को देखते हुए लोग जो है कुछ जगह पर वोटिंग के लिए बढ़ चढ़ कर के आगे निकले। कहीं 80% तक वोट पड़े तो वहीं पहले चरण में किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में मात्र 39% भी वोट पड़े। और दूसरे चरण की तरफ जो है अब चुनावी प्रक्रिया बढ़ चुकी है। 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। दूसरे चरण के जो प्रचार प्रसार था वो भी थम चुका है। दूसरे चरण में किस तरीके से प्रभावशाली क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा ये तय करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, पहले चरण के मतदान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि कैराना जैसे क्षेत्र में देश के गृह मंत्री पहुंचे, देश के गृह मंत्री ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और नाहिद हसन को लेकर के जो चर्चाएं मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी ने शगुफा छोड़ा, 80% तक वोट पड़े हैं, तो वहीं साहिबाबाद जैसे इलाके में मात्र 39% वोट है। अगर वोट परसेंटेज ज्यादा के लिए लोग निकलेंगे तो भाजपा को कितना फायदा नुकसान होगा, या कम पड़ेंगे तो कितना फायदा नुकसान हो सकता है? नदीम, वोटिंग परसेंटेज का कम होना मेरी समझ से भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। एवरेज में आपने कुछ 2-3 क्षेत्रों के नाम लिए। एवरेज में यूपी में फर्स्ट फेज में करीब 60% वोट पड़े हैं, जो पहले इस एरिए में करीब 63% तक थे। तो कहना यह है कि जो जनता है वो बांटने वाली राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है। कैराना में आपने बताया नाहिद हसन, मृगांका सिंह उनके सामने थी भाजपा की, और जिस तरह से नाहिद को मात्र 15 दिन पहले नॉमिनेशन फाइल करते ही जिस तरह से गिरफ्तारी ली गई और जो काम किए गए, वो साफ साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है। मैं समझता हूं पहले चरण में जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि संतरा जो भी है उसके छिकले कुछ तो उतर गए हैं, ये तो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। और ये जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर वोटिंग का परसेंटेज कम रहा है। क्यों? कि जो जनता है वो बहुत डिसइल्यूजन्ड है। वो सिर्फ ये जो चोचलेबाजी दिखाई गई है कि ये विकास हो रहा है वगैरह वगैरह, वो कोई विकास से वो संतुष्ट नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि विकास हमारे जो घर के बाहर सीवर की नाली है, या विकास हमारी पानी की समस्या है, जो ये विकास गंदगी में है, या जो विकास हमारे स्वास्थ्य शिक्षा इन चीजों के अंदर नहीं हुआ है, वो उसके बारे में अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, आज से 8 साल पहले तक देश में मुद्दे जो नहीं थे, जो बनाए गए विकास के नाम पे, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चाहे वो हिजाब हो, चाहे आप धर्म संसद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो अजान हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, चाहे वो चर्च की संपत्ति की जांच करने का हो, चाहे वो एनजीओ बंद करने का हो, चाहे वो 80-20 का हो, चाहे वो शमशान कब्रिस्तान हो, चाहे वो अली बजरंग बली हो। देश समझ चुका है, जनता राज्य की अच्छी तरह समझ चुकी है कि भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और जो नेता कुछ एक मुझे टीवी पर जिसे कहते हैं घमंड करते हुए दिखाई दिए कि वो जनता जो है वो हमें वोट दे रही है और भारी संख्या में लोग हमारे पास आ रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आता। और पहला जो चरण है वो निश्चित रूप से खतरे की घंटी भाजपा के लिए बजा चुका है। आपने सवाल जो दूसरे चरण के बारे में किया, तो मैं बताना चाहता हूं, जैसे पहले चरण में मेरठ, मुजफ्फरनगर, कतौली, थाना भवन, शामली, कैराना, बागपत, बड़ौत, आगरा, मथुरा तक वोट पड़ गए। अब अगले चरण में आप देखेंगे मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, ये वाली बेल्ट में अब चुनाव होना है। पहला चरण जो हुआ था
वो यूपी की सबसे रिच और प्रॉस्पर बेल्ट मानी जाती है। उसको पहले से कहते हैं कि वो जो वेस्टर्न यूपी है वो बिल्कुल करीब करीब पंजाब और हरियाणा जैसा प्रॉस्पर एक जमाने में था। मैं खुद रह चुका हूँ, वहां पे काम कर चुका हूँ। अब जो इलाके आए हैं मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर, इनमें माइनॉरिटी पॉपुलेशन लगभग 50-50% के एवरेज में है ज्यादातर जगहों पर। तो आप देखेंगे कि जो वोटर्स हैं वो अब असली जो मुद्दे हैं उन पर अपना वोट देंगे। और जिस तरह से भाजपा ने 5 साल तक लोगों को एक डर और भय और एक गुंडागर्दी के माहौल में रखा है, जिसे वो लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ को सबक लेना चाहिए। जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है कि जो CAA के दौरान जो भी कुछ प्रोटेस्ट हुए थे उनमें जिस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी सीज की गई या अरेस्ट किया गया, उसके बारे में एक बहुत ही सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है। पर योगी आदित्यनाथ तो अपने आप को डबल इंजन और ट्रिपल इंजन समझते हैं, तो शायद सरकार को इतना समझ नहीं आएगा। मगर हाई कोर्ट ने अपने साफ शब्दों में कह दिया है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि सर जैसे बात की जाए दूसरे चरण की, क्योंकि दूसरे चरण पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यही वो क्षेत्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन विराजमान होगा ये तय करते हैं, जिसमें सहारनपुर का भी नाम है, जिसमें देवबंद भी शामिल है, रामपुर भी शामिल है। पर रामपुर में जब जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बात जो है वो आजम खान पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी की समाप्त हो जाती है कि माफियाओं को ठिकाने लगाया। और अभी कुछ दिन पहले जिस तरह अखिलेश यादव की रैली हुई, हुजूम जो उमड़ा, क्या भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचा सकती है? निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने एक अपने पोस्ट में लिखा था कि जिसको योगी आदित्यनाथ 80-20 बांट के चलते हैं, वो 80% का भी जो 70% है वो तो आदित्यनाथ के साथ बिल्कुल नहीं है। ऐसा माहौल बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि जो इलाके आपने नाम लिए रामपुर का, आजम खान का, वहां पे मैं भी अभी देख रहा था कि आजम खान को वहां के लोग भाईजान के नाम से ही जानते हैं। और चाहे योगी आदित्यनाथ कितना ही मुस्लिम्स को माफिया बताने की कोशिश करें, ये चीज लोगों के गले के नीचे नहीं उतरती। क्योंकि आजम खान भी पिछले 50 साल से रामपुर की राजनीति में रहे हैं और अब उनका लड़का वहां से खड़ा हो रहा है नरली। तो वो उनका समझना जो है लोगों का कि ये जो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लोगों को माफिया बता के, गुंडा बता करके कि हमने उनसे आजादी दिलाई, ये एक बिल्कुल ही एक सेंसलेस मैं कहूंगा बयान है। और इसका जनता पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत यूपी में देखी है, चाहे वो एक दलित लड़की को सुबह 3 बजे पुलिस वाले खुद जला देते हैं आकर के, या चाहे लखीमपुर खीरी में आप ये जो 4 किसानों को कार से कुचल के मार दिया गया। और अफसोस तो ये होता है कि जब उस व्यक्ति को जमानत मिलती है तो अदालत ये कहती है कि गाड़ी वाला ड्राइवर भीड़ से घबरा गया था और उसका अपना कार पर से नियंत्रण हट गया था। मैं समझता हूं बहुत ही एक ये निंदनीय कमेंट या ऑब्जर्वेशन है, और मैं समझता हूं कि शायद आगे कोर्ट जो है वो इस पर अपना संज्ञान जरूर लेंगे और सच्चाई परखेंगे। तो ये जो आपने बताया सहारनपुर में से आपके भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण भी आते हैं, वो गोरखपुर में ताल ठोक करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हुए हैं। वैसे सहारनपुर ही उनकी कर्मभूमि है, तो काफी वहां पर भी लोगों में रोष है। और सहारनपुर में आपको याद होगा पीछे दंगे होते होते ही बचे थे, तो वो कुछ भाजपा अपना मुजफ्फरनगर जैसा कुछ दोहराने की कोशिश वहां कर रही थी, वो तो कुछ बच गया किन्हीं अच्छे समझदार लोगों की वजह से, वरना वो इलाका भी भाजपा की पहुंच से बाहर है।
क्योंकि ये इलाके तो पहुंच से बाहर है, जैसे कि आपका ही सुबह सुबह रेड अलर्ट को लेकर के, ये लाल टोपी वाले रेड अलर्ट हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो खास तौर पर कहते हैं कि अगर रेड अलर्ट वाली सरकार आ गई तो बहन बेटियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश के ये कहते हैं कि अगर विकास देखना है तो अयोध्या काशी जाए, यूपी की जनता वहां देखे कितना विकास हुआ है। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है, और आज ही एक ट्वीट जो है राहुल गांधी को लेकर के, जो प्रदेश असम के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचते हैं, और जो टिप्पणी राजनीतिक गलियारे में हो चुकी है, वो आखिरकार इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा युवाओं पर इसका, और किस तरीके से नफरत बढ़ेगी आगे इन लोगों की वजह से। नदीम, भाजपा के कुछ नेता बयानबाजी में मूर्खता की हदें पार कर चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी के खिलाफ जो लिखा एक कमेंट है या टिप्पणी है, वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गिरी हुई है। और भी मैं नेताओं के आपके बयान पे कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने एक बयान देखा श्री पुष्कर सिंह धामी का, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, कि वो जैसे ही अगर भाजपा जीतेगी तो वो वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे, जैसे वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बदल लेते हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी अथॉरिटी है जिस चीज का फैसला अभी तक, जो अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची है, उसका फैसला वो अपने राज्य के स्तर पर ही करे डाल रहे हैं। तो इस तरह से जो मूर्खतापूर्ण बयानबाजी है ये नेता लोग कर रहे हैं। और जो मैंने खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहना चाहता हूं कि वो एक नाटकीय तरीके से अब बात करने लगे हैं। आप देखेंगे उनके सभी जो स्पीचेस हैं या जो बयान हैं, उनमें वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि वो दंगाई अपने कपड़ों के रंग से पहचाने जाते हैं। और अभी भी वो कर रहे थे, पीछे मैंने देखा था उनका, खास तौर से ये जो मैंने आज एक पोस्ट लिखी है कि वो रेड को रेड अलर्ट बोलते हैं। और जिस तरह से वो जिस तरह से अपनी भाषा का वो संतुलन जो है वो खो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन भी अब सही जगह पर नहीं है। और जिस तरह की स्पीचेस वो दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता जो है वो अच्छी तरह से भाजपा के इस चेहरे को पहचान चुकी है। और आपको इस दूसरे चरण में भी कुछ अलग दिखाई नहीं देगा। जैसा पहले चरण में भाजपा को जो संतरा छिलने वाली बात हुई है, दूसरे चरण में भी लगभग ऐसे ही हाल रहने वाले हैं। भाजपा शायद अपना जो तुर्क का पत्ता जिसे कहना चाहिए वो पूर्वी क्षेत्र में दिखाना चाहती है, पर आप देखते जाइए जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से हिजाब पर तरह तरह के बयानबाजी हो रही है और तरह तरह के जो नेता लोग जो हैं ये बयान दे रहे हैं, इससे वो अपनी पार्टी की साख भाजपा वाले खुद ही खो रहे हैं। क्योंकि जनता समझदार है और अब लोग उस तरह के जो जिसे कहना चाहिए रिटोरिक पर वोट दिया करती थी, अब वो नहीं है। अब लोग जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उन पर पूरा ध्यान देते हैं और वोट करते हैं। जन समस्याओं पर ध्यान देने की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस दिन पहले चरण का चुनाव था, मुजफ्फरनगर के कई क्षेत्र में थे, तो कई जगहों से खबरें आई कि ईवीएम में गड़बड़ी शुरू हुई। ईवीएम जो है शुरू में खराब हो गई, 2-2.5 घंटे का लोगों को समय का इंतजार करना पड़ा, और फिर जो है कुछ ही जो समय मिलना चाहिए था 2-2.5 घंटे का बढ़ा करके उसे कटौती कर दी गई। उतना ही टाइम लिमिट रखा गया कि कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। और कैराना जैसे क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में ईवीएम मिली है। तो ईवीएम कितना बड़ा इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हालात को असेस करती है और उन्होंने इसका 3 दिन पहले अपना जो असेसमेंट किया था, उसमें ये साफ जाहिर हो गया था कि भाजपा बुरी तरह से अपनी जमीन खो रही है फर्स्ट फेज में। आपने शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मामला यूपी में भी बहुत गड़बड़ है और उत्तराखंड में तो भाजपा बिल्कुल साफ हो रही है। अब ये बयान भाजपा के ही नेताओं से आने शुरू हो गए हैं। ईवीएम में हेराफेरी करना ये भाजपा का कोई नया शगुफा नहीं है, वो पहले भी करते रहे हैं। और इसीलिए आपने आज एक और न्यूज पढ़ी होगी कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल ने मिल करके
जो जहां पे ईवीएम स्टोर किए गए हैं वहां पर 24 घंटे निगरानी करने का अपना निर्णय लिया है, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा ईवीएम में हेराफेरी कर सकती है। जैसा आपने पहले भी बताया, कैराना में जो गाड़ी पकड़ी गई जिसमें बिना एक ईवीएम की मशीन रखी हुई थी, ऐसे मामलों में तुरंत चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट दर्ज करके एफआईआर फाइल कर देनी चाहिए, क्योंकि भाजपा का कोई विश्वास नहीं है, वो किसी हद तक भी गिर सकते हैं अपनी हार को बचाने के लिए। हार को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए पहले चरण की ही वेस्टर्न यूपी की, वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा खतरा जो है भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन उसका जीता जागता उदाहरण है और वेस्टर्न यूपी के जितने भी किसान उठ करके गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे, वो तस्वीरें लोगों के सामने थी। पर 2017 में जो 136 सीटें वेस्टर्न यूपी की हैं, 109 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब वहां उन्हें झटका लग रहा है, कुछ सीटें वो गंवा रही हैं। कितना बड़ा फर्क पड़ेगा और किस तरीके से कोई सटीक समीकरण उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए किया जा सकता है कि नहीं जी गठबंधन ही सरकार बनाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी, कैसे देख रहे हैं? कोई सटीक समीकरण, कोई सटीक आकलन क्यों तय नहीं हो पा रहा है यूपी की सियासत के लिए अभी तक? देखिए नदीम, ऐसा है कि हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से ताल ठोक करके चुनाव में उतरी है। वेस्टर्न यूपी के अंदर सपा का राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन करना एक बहुत ही इफेक्टिव स्टेप था। क्यों कि जो किसान आंदोलन के अंदर जो 700 किसानों की मौत हुई और जो 4 किसान लखीमपुर खीरी में कुचल के मारे गए और जिस तरह के हालात यूपी बॉर्डर पर थे, अफसोस ये है कि भाजपा अक्सर इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है कि जनता की याददाश्त जो है वो कमजोर है। तो जनता कभी कभी जो 4 साल पहले या 5 साल पहले जो गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो रातों रात कितने सारे बच्चे दम तोड़ गए थे, नवजात बच्चे दम तोड़ गए थे, और जो कफील खान जिनको सरकार ने 9 महीने तक बिना किसी आरोप के जेल में बंद रखा था, तो ये बात शायद पुरानी हो गई हो, मगर जो किसान आंदोलन है वो ताजा है बिल्कुल। और उसके बाद जो सरकार ने 3 वायदे किए कि हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, 700 किसानों की मौत का मुआवजा देंगे, और जो उनके ऊपर जिस तरह के केस लगे हुए हैं वो केस भी सारे खत्म किए जाएंगे, इन तीनों में से किसी वायदे पर भी सरकार ने काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ राकेश टिकैत ने जो अपील की थी एक चुनाव से एक दिन पहले, उसका काफी फर्क इसके ऊपर पड़ने वाला है। और जो किसान हैं वो हर जाति और हर धर्म के हैं, वो जाट है, वो गुर्जर हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, वो हर कौम से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए जो किसान अगर अलग हुआ इस मामले में भाजपा से, तो भाजपा को करारी चोट इसमें लगने वाली है। जी, करारी चोट तो लगने वाली है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 80 से 90 गांव का दौरा मैं भी कर चुका हूं और लगातार जो चीजें देखने को मिली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो हैं वो साइलेंट हैं। मोदी जी को 4 शब्द कहने के लिए कैमरे के आगे आ जाएंगे, पर जब चुनावी प्रक्रिया थी तो कुछ गुज्जरों के गांव में भी हम गए, कुछ यादवों के गांव में भी गए, कुछ सैनियों के गांव में भी गए, जहां खुला समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जहां गठबंधन जाट और मुस्लिम पर जोर दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नफरत की राजनीति फैलाई है वो इन लोगों में देखने को मिली, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि चाहे सिलेंडर 1500 को हो जाए, मेरा वोट जो है वो मोदी योगी को ही जाएगा। काशी मथुरा पर क्या किया वो सबने देखा। मुसलमानों की हवा टाइट है, इसलिए हम मोदी योगी को वोट देंगे। जब इस तरीके की परसेप्शन घर घर तक पहुंचा दी गई है, एक तरफ दिग्गज नेता जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और इस तरीके की बयानबाजी जनता की खुद सामने आएगी, तो क्या ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा पाएगी उत्तर प्रदेश की? निश्चित रूप से। देखिए, जहां पर सवाल इंसान के पेट का आता है, रोजी रोटी का आता है, स्वास्थ्य का आता है, शिक्षा का आता है,
वहां पर उसके लिए काशी, मथुरा, अयोध्या की कोई कीमत नहीं है। सरकारों का काम मंदिर बनाने का नहीं है, सरकारों का काम मंदिर साफ करने का नहीं है, ये काम सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का है। जो म्युनिसिपैलिटी है वहां की, उसका काम है ये काम राज्य सरकार और नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ के करने का नहीं है। ये बात अच्छी तरह से जनता को समझ में आती है। जो 200-400 रुपए का सिलेंडर जो मिलता था वो आज 900 रुपए का मिल रहा है। जो पेट्रोल 30-40 रुपए लीटर मिलता था वो आज 125 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये चीजें लोगों को समझ में आती है। तो उनका ये सोचना है कि काशी, मथुरा और जय श्री राम जो है वो अपनी जगह पर है, वो अपनी प्रैक्टिस है वो, मगर उसके नाम पे वो कहते थे ना, हम राम को लाए हैं इसलिए हमें लेके आइए फिर से। उन्होंने कहा आप राम को तो लाए मगर विजय माल्या को तो बाहर भेज दिया और संदेशरा को बाहर भेज दिया, चौकसी को बाहर भेज दिया, अभी कल ऋषि राज अग्रवाल भी बाहर चले जाएंगे। 28,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घपला जो है वो सीबीआई ने कल ही केस फाइल किया है, जो एबीजी शिपयार्ड है वहां का। तो किसको लाए हैं आप और किसको भेज रहे हैं ये जनता अच्छी तरह से समझती है। तो इस तरह के जो चोचले हैं वो, हाँ मैं मानता हूं कि एक 10% जो कट्टर हिंदू आबादी है वो इस मूर्खता में विश्वास रखती है कि मंदिर बन रहा है या वो ये वहां पे काशी में वो जो सफाई करके हमने पूरा एक बना दिया है, रास्ता बना दिया है जाने का, और मथुरा के अंदर भी कोर्ट केस चालू हो गया है, राम लला के बाद अब कृष्ण लला की बारी आ रही है। तो इस तरह के चोचलों में फंसने वाले 10% लोग हैं, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, मगर 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों ने हकीकत देख ली है, बाकी लोगों ने गंगा में बहती हुई लाशें देख ली है, बाकी लोगों ने कोविड में बेहिसाब मरने वाले यूपी के लोगों को देख लिया है, बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के किस तरह लोगों ने दम तोड़ा है, लोगों ने देख लिया है। तो ये आपकी इतनी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ 10% लोग जो बिल्कुल दिमाग से, मतलब उन्हें अंधभक्त कहना भी एक गाली देने के समान है, उस तरह के लोग जो हैं वो जरूर भाजपा को वोट देंगे, मगर बाकी लोगों को समझ आ गई है। चलिए सर, जाते जाते एक सवाल मैं लेना चाहूंगा आपसे कि आखिरकार 10 मार्च को किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप, सटीक समीकरण? देखिए 10 मार्च को सपा, राष्ट्रीय लोकदल मिल करके दावा पेश करेंगे और उनको सपोर्ट देने वाले बाकी सब दल हैं, एक बसपा को छोड़ करके, क्योंकि मुझे लगता है कि बहन जी शायद जो है वो मोदी जी के पाले में जाने का इंतजार कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई के केसेस हो, चाहे वो ईडी की रेड हो, जिस चीज से भी वो डर रही हो वो जाने वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि ना तो वो कोई खुले रूप से कोई प्रचार कर रही हैं, ना वो भाजपा के खिलाफ बोल रही हैं, तो उनसे उन पर कोई विश्वास नहीं, मगर बाकी पार्टियां जो है वो जरूर सहयोग करेंगी। सर दावा कर रही हैं, आप कह रहे हैं सरकार बनाएगी गठबंधन या नहीं? दावा पेश करना और बनाएगी या नहीं बनाएगी में बिल्कुल बनेगी, और ये भाजपा के लिए 2024 में वापसी की तैयारी होगी, क्योंकि 2024 जो है उसका फैसला ये 2022 का यूपी का चुनाव ही करने वाला है। यूपी का चुनाव खास तौर से, क्योंकि 80-82 एमपी एक ही जगह से आते हैं। सर बसपा का आपने जिक्र किया, बसपा की जो ये 2022 की पॉलिटिक्स रही है उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि बीते 5 सालों में जब भी चुनाव आते थे तो मायावती जी की तरफ से 19% मुसलमानों को टिकट दिया जाता था, और इस 2022 के चुनाव में 38% कर दिया गया है डबल। जहां गठबंधन को मुस्लिम प्रत्याशी उतारना चाहिए था वहां गठबंधन चूक गया, पर मायावती ने इतना दमदार मुस्लिम उम्मीदवार उतारा कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति है तो कितना खेल बिगाड़ने में गठबंधन का कामयाबी हासिल कर पाएगी बसपा? ज्यादा नहीं नदीम, उम्मीदवार उतारना एक बात होती है और उनको समर्थन मिलना जो है वो अलग बात होती है। मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूं कि भाजपा ने पूरे 403 सीटों में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। उनके गठबंधन, अपना दल या निषाद दल, किसी ने शायद एक उम्मीदवार को सीट दी है, उनके बेटे के खिलाफ एक को दी है, बाकी जो जिसे भाजपा कहते हैं एक भी मुसलमान को उन्होंने एक भी सीट नहीं दी है।
जो देश की आबादी का 20% है और जो योगी आदित्यनाथ खुद समझते हैं एक भी सीट न देना ये शो करता है कि कितनी नफरत, इंसान को बांटने में सिर्फ एक पार्टी को देश में महारत हासिल है, वो है भारतीय जनता पार्टी।